उत्तराखंड लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन बैच में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज से नई क्लास भी आपकी शुरू हो रही है और मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया तो उसमें बताया भी था कि दो एक्सपर्ट होंगे जो आपकी क्लास लेंगे। तो इसमें सिलेबस में ले रहा हूं, तो इसमें जो थर्ड यूनिट है भारतीय शासन और राजनीति, यानी नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन ये मुझे लेने हैं और बाकी दूसरे टीचर लेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं थर्ड यूनिट। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट दिया है। तो नेशनल मूवमेंट यहाँ पर लिखा भी है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव। तो आपको लेकर चलना होगा 1857 से हम लेकर चलेंगे, तो उसके प्रभाव सिलेबस में पूछा है। लेकिन उसके प्रभाव को यदि समझना है तो हमें उस टॉपिक को शुरू से ही लेना होगा, क्योंकि ये जो पेपर आपका है ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होना है। कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है, भले ही एक्स्ट्रा हो जाए। तो मैं शुरुआत करता हूं। तो देखिए, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी हम 1857 का जो विद्रोह दिया गया है, विद्रोह मैं यहां से शुरू करूंगा इसे शुरू। तो यहां पर पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे। क्वेश्चन का नेचर देखते जाइए, और जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है नेशनल मूवमेंट उसमें भी आता है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन ब्रिटेन के जो पीएम हैं, पीएम का नाम पार्म अस्टन था। पार्म अस्टन, पार्म अस्टन, पार्म अस्टन इनका नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जा सके। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, इनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब स्टूडेंट्स, देखने की बात यह है, इसे हम कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, और कुछ लोग इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये है क्या? तो इसका नेचर क्या है, इसके नेचर को देखेंगे। इसका स्वभाव क्या है, स्वभाव, स्वभाव क्या है, इसके स्वभाव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है, मतभेद, मतभेद है। तो यहाँ पर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कोटेशन दे दी जाती है और वो मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अगर मैं सर सैयद अहमद खां की बात करता हूँ, सर सैयद अहमद खां, देखिए सर सैयद, सैयद अहमद खां, अहमद खां, ये जो सर सैयद अहमद खां हैं, इस समय बिजनौर के ये सदर अमीन होते थे। तो इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, इसे सैनिक विद्रोह कहा। इसी के साथ साथ एक नाम आता है बेंजामिन डिजरेली, डिजरेली, ये ध्यान रखना है, बेंजामिन डिजरेली। और बेंजामिन डिजरेली ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। एक नाम अशोक मेहता आता है, अशोक मेहता आता है। अशोक मेहता की यदि हम बात करते हैं, तो अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अब स्टूडेंट्स, एक नाम आ रहा है यहाँ पर, टी आर होम्स। यदि मैं टी आर होम्स की बात करता हूँ, टी आर होम्स, होम्स, टी आर होम्स कहते हैं कि ये तो सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई थी। सभ्यता, सभ्यता व बर्बरता की लड़ाई थी। बर्बरता, बर्बरता की लड़ाई थी, लड़ाई, लड़ाई थी। यानी अपने आप को सभ्य सुफिस्टिकेटेड कह रहे हैं और हमें बर्बर कह रहे हैं। एक नाम आता है एल ई आर, रीच, एल ई आर, आर, रीच, रीच। तो ये कहते हैं कि ये तो धर्मांधों का, धर्म, धर्मांध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। ईसाइयों, ईसाइयों के विरुद्ध, विरुद्ध विद्रोह था, विद्रोह, विद्रोह था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एक नाम आता है एस एन सेन। तो जो एस एन सेन है, ये इसके सरकारी इतिहासकार हैं, सरकारी इतिहासकार। तो ये सरकारी इतिहासकार कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, विद्रोह नहीं, नहीं कहा जा सकता।
इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह कहना भी उचित नहीं होगा। लेकिन इसे सैनिक विद्रोह कहना भी उचित नहीं होगा, कहना भी उचित नहीं होगा, उचित नहीं नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि ये सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, सीमित नहीं रहा। अब स्टूडेंट्स, देखने की बात यह है, मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत सैनिकों ने की थी, लेकिन सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया है, नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया है, तो वो सैनिक कहाँ थे? तो यहां पर अब हम लेकर चलते हैं विद्रोह के कारण। आखिर विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह के कारणों की बात करते हैं, तो विद्रोह के कारण क्या थे? स्टूडेंट्स, विद्रोह के जो कारण हैं, जनरली हम सुनते हैं कि विद्रोह के जो कारण थे वो चर्बी वाले कारतूस थे। आपने भी सुना होगा, यानी सैन्य कारण। चर्बी वाले कारतूस विद्रोह के कारण नहीं थे, वो तो तत्कालिक कारण थे। यानी कारण तो उस समय की व्यवस्था में मौजूद थे, मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। और उन कारणों ने हम भारतीयों के बीच में असंतोष पैदा कर दिया था। तभी चर्बी वाले कारतूस आए और उन्होंने उस असंतोष में चिंगारी का काम कर दिया। तो देखिए, विद्रोह के कारण तो उस समय की व्यवस्था में खोजे जा सकते हैं, उस समय की व्यवस्था में ये मौजूद थे। तो इसके कई कारण हैं। जैसे राजनीतिक कारणों की बात करते हैं, राजनीतिक कारण। स्टूडेंट्स देखिए, अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारणों में देखिए देखिए एक कारण तो ये था कि जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड लॉर्ड जो डलहौजी था, डलहौजी खोजी, इसने बहादुर शाह जफर को, बहादुर जो शाह जफर है, शाह जफर जफर को लाल किला खाली करने का, लाल किला खाली करने के लिए कहा था, खाली करने करने के लिए कहा, तो उसमें असंतोष है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं अवध, ये जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह पर शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, कुशासन का आरोप लगाया गया, आरोप, और अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। तो अवध का क्या हुआ? ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। यह भी एक राजनीतिक कारण था। इसी के साथ साथ जैसे अंतिम एक पेशवा था बाजीराव सेकंड, उसका एक दत्तक पुत्र था और उसका नाम था नाना साहब। ये जो नाना साहब हैं, साहब, ये एडॉप्ट किया गया है। साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, पेंशन पेंशन बंद बंद कर दी गई थी। इसके साथ साथ दत्तक प्रथा बंद की गई, और जब दत्तक प्रथा बंद की गई, मतलब इसको पेंशन नहीं दी गई थी, ये दत्तक था। तो इस तरीके से बहुत सी राज्यों को हड़पा गया था, बहुत से राज्य हड़प लिए गए, राज्य हड़प लिए गए, हड़पे गए। और इनमें नाम आता है सतारा, एक जैतपुर, सतारा, जैतपुर, संभल, एक 1854 में क्या हुआ? 1854 में ये जो मुंबई है, मुंबई मुंबई में एक इनाम कमीशन बैठाया गया था, इनाम कमीशन, कमीशन बैठाया गया, और बहुत सी जागीरें हड़पी गई, जागीरें हड़पी गई, हड़पी गई। तो बच्चों, ये कारण देख रहे हैं, राजनीतिक कारण। इसके साथ साथ आप और भी कुछ लिख सकते हैं। भाई, भारतीयों का प्रमोशन नहीं होता था, भारतीयों को बड़े पद नहीं दिए जाते थे, भारतीयों का वेतन कम होता था, तो ये सब राजनीतिक कारण थे। अब मैं लेकर चलता हूं आर्थिक कारणों की बात। आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों की बात करते हैं। देखिए, जो आर्थिक कारण हैं, कारण, अब ये क्या थे? एक्चुअली में कहावत है, हिस्ट्री में भी देखा होगा आप लोगों ने, भारत के अंदर बहुत से लुटेरे आए, लेकिन उन्होंने लूटा और भारत की लूट का धन भारत में ही लगाया था। लेकिन अंग्रेज एक ऐसे लुटेरे थे जिन्होंने भारत को लूटा और भारत के लूट का धन अपने देश में लगाया। उन्होंने हमारा एक्सप्लोटेशन किया है, सामाजिक शोषण भी किया है, हर तरीके से शोषण किया, लेकिन उनका मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था।
तो देखिए आर्थिक शोषण के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ नए जब इनका शासन आया नए नए टैक्स लगाए गए, नए नए कर लगाए गए, कर लगाए गए। इसके साथ साथ करों की दर बढ़ाई गई, करों की दर बढ़ाई गई, दर बढ़ाई गई। ये था एक कारण। ठीक, अब मैं लेकर चलता हूं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखिए, सामाजिक कारण और सामाजिक कारणों के साथ साथ धार्मिक कारण भी ले लेते हैं, इसी में आ जाएंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण देखिए, सामाजिक कारणों की बात, इन्होंने हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज थे उसमें हस्तक्षेप किए हैं। सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया है। जैसे 1829 में एक नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक ने क्या किया? विलियम बेंटिक बेंटिक की यदि बात करते हैं तो इसने रूल नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा बंद कर दी, बंद। ऐसे ही 1856 में क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट ये ला दिया गया। तो अब ये तो जो कानून उन्होंने बनाए बहुत अच्छी बात थी। ये ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से और इसको राजा राम मोहन राय के सहयोग से लाए थे। लेकिन भारतीय जो समाज रूढ़िवादी और अंधविश्वासी समाज था, उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो भारतीयों में असंतोष फैल रहा है। इसी तरीके से सामाजिक कारणों में इन्होंने तो ये काले और गोरे का भेदभाव समझते थे। काले, ये काले व गोरे का भेदभाव समझते थे। गोरे का भेदभाव भेदभाव समझते थे, यानी नॉट अलाउड इंडियन एंड डॉग। इनके जो क्लब आदि होते थे, अब बताइए हमारी तुलना कुत्ते से करते थे, तो हम लोगों में असंतोष था। इसी तरीके से यदि धार्मिक कारणों की बात करें तो जो धार्मिक संपत्ति थी, यदि मैं धार्मिक संपत्ति की बात करता हूं, संपत्ति, तो धार्मिक संपत्ति पर टैक्स लगा दिया गया था। पर टैक्स एक कारण। इसके साथ साथ देखिए, वीडी सावरकर जब जेल में थी तो वो कहते हैं कि ये जो जेल थी, यहाँ जेल में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, या ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन होते थे, प्रलोभन होते थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये राम और मोहम्मद मोहम्मद यानी मोहम्मद पैगंबर जी की बात हो रही है, को गाली देते थे, को राम और मोहम्मद को गाली देते थे और ईसाई बनाने का प्रलोभन देते थे। देखिए 1813 की यदि बात करता हूं तो ये जो ईसाई मिशनरियां हैं, ईसाई मिशनरियां मिशनरियां मिशनरी, इनको भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दे दिया था। ये धर्म प्रचार के लिए भारत आने लगी थी। तो आपने एक नाम भी सुना होगा कि 18 जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो 1813 का जो एक्ट था, तो उसमें क्या था? उस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार दे दिया गया था। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, संवैधानिक विकास लेकिन मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो आपके सिलेबस में शो नहीं किया, क्वेश्चन डाल दिए, तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए धार्मिक कारण थे। तो ये जो जितने भी ये कारण हैं, इन कारणों ने हम लोगों में असंतोष पैदा कर रखा था। तो हम अंग्रेजों से परेशान आ चुके थे, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन अब बात यह थी कि अंग्रेजों का विरोध की शुरुआत हम कहां से करें। तो अब मैं यहां पर सैन्य कारण, आप देखिए सैन्य कारणों की यदि मैं बात करता हूं, सैन्य कारण, तो बच्चों इस समय 5:3, 5:1 के सिपाही थे। यानी 5:1 का मतलब होता है ये इंडियन से, यानी 2,38,000, और ये 1 का मतलब 45,000। ये कौन थे? ब्रिटिश सिपाही थे, ब्रिटिश ब्रिटिश और ये कौन थे? ये इंडियंस थे। तो इंडियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडियंस को बड़े पद नहीं दिए जाते थे, इनका वेतन भी कम होता था। ठीक, तो अब क्या हुआ? 1857 में एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने सैनिकों के लिए, इन्होंने सैनिकों के लिए समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया। समुद्र पार करना करना अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य। एक्चुअली में हम लोगों का ये मानना था, यदि हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा ईमान भ्रष्ट होगा, तो अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया।
कल तक हिंदू सिपाही तिलक लगाते थे और पगड़ी बांधते थे, अब चमड़े की हैट लगानी अनिवार्य कर दी गई। तो सैनिकों में असंतोष फैल रहा है। और तभी क्या हुआ, कल तक ब्रेन ब्रेन बाउस राइफलें होती थी, राइफल होती थी। अब इसके स्थान पर क्या हुआ, इसके स्थान पर न्यू इनफील्ड इनफील्ड राइफलें आई, राइ राइफल ये आई। और बच्चों जो राइफल थी ना, इसका जो कार्टेज था, कारतूस कारतूस जो इसका कारतूस था, इसे मुंह से छीलना होता था, मुंह से छीलते थे या खोलते थे। अब देखिए, मान लीजिए ये न्यू इनफील्ड राइफल का कार्टेज है, तो इसके ऊपर एक कैप लगी है और वो कैप इतनी नुकीली थी कि मुंह से ऐसे छीलते थे। तो वो जाम ना हो जाए, उस कैप और कार्टेज के बीच में पेस्ट के रूप में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, छिलते थे, जिसमें गाय या सुअर की चर्बी लगी थी, तो बच्चों देखिए, वो जो चर्बी लगी है, उस चर्बी का कार्टेज से कोई रोल नहीं है। उस चर्बी का रोल सिर्फ इतना था कि वो जो कैप जाम न हो जाए। अरे चाहते तो उसकी जगह गाय का घी भी लगा देते, लेकिन वो जानबूझकर लगाई गई थी। तो लगा भी रहे हैं और धीरे से बता भी रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि किसी को मत बताना, ये भी कह रहे हैं फिर ऊपर से। अब बात ये, उसके पीछे रीजन क्या था। देखिए, गाय हिंदू धर्म के लिए ठीक, हिंदू गाय नहीं खा सकता, मुस्लिम सुअर नहीं खा सकता, लेकिन इससे क्या है, अगर हम कार्टेज को खोलेंगे, हमारे मुंह के अंदर जाएगा तो हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, और हमारा ईमान भ्रष्ट जब होगा तो हमारी जो सोसाइटी है वो हमारा सोशल बाइकाट कर देगी, हमारा सामाजिक बहिष्कार कर देंगे वो। तो ऐसी और मैन इज द सोशल एनिमल, हम तो सामाजिक प्राणी हैं, हमें तो समाज चाहिए। हिंदू को हिंदू नहीं अपना रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम नहीं अपना रहा है, तो अब हम क्या अपनाएंगे, ईसाई धर्म। क्योंकि ईसाई एक ऐसा है, ईसाई गाय भी खाता है और सुअर भी खाता है। तो हम ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे, और जब ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तो पूरी सेना ईसाई हो जाएगी, और अंग्रेजों की भारतीयों पर पकड़ मजबूत होगी। तो उनका कुछ उद्देश्य इस तरीके से था। तो बच्चों, इसका विरोध होने लगा, इसका विरोध हुआ। तो इसका जो विरोध हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, देखिए 23 जनवरी की बात थी, ध्यान से समझेंगे। 23 जनवरी 1857 को, देखिए जो बंगाल है, बंगाल बड़ा स्टेट है इस समय, बंगाल में एक दमदम छावनी थी, दमदम के सैनिकों ने कारतूस, जो सैनिक थे, सैनिकों ने कारतूस नहीं लिए, कारतूस लेने से मना कर दिया, मना कर दिया। तो कारतूस लेने से जिन सैनिकों ने मना किया था, अंग्रेजों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब आप इसमें 1 महीना 3 दिन जोड़िए, यानी अब आएंगे आप 26 फेब 1857 को, बंगाल में ही एक बहरमपुर छावनी है, बहरमपुर एक छावनी थी, वहां के सैनिकों ने भी कारतूस लेने से इनकार किया, अंग्रेजों ने उनकी भी हत्या कर दी। अब इस डेट में 1 महीना 3 दिन फिर जोड़िए, अब 29 मार्च की बात थी, मार्च 1857 को, ये जो बंगाल है ना, बंगाल में एक बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर, ये जो बैरकपुर छावनी है, छावनी की एक 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट, और 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था, मंगल पांडे, मंगल पांडे पांडे मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, अधिकारियों पर गोली चलाई, और स्टूडेंट से जो गोली चलाई गई, इसमें एक नाम आता है, एक ऑफिसर का नाम, एडजुटेंट सार्जेंट बाग, बाग की हत्या कर दी, बाग की हत्या कर दी, हत्या, बाग की हत्या कर दी। और इसके साथ साथ ह्यूरसन को गोली मार दी, ह्यूरसन ह्यूरसन को गोली मारी, गोली मार दी। पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, पांडे को
गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, फांसी फांसी दे दी गई। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, आप ये मत सोचना कि यहां तो छोटा सा टॉपिक लिखा है, ये तो बहुत डीपली जा रहे हैं। क्लास का जो लेवल रहेगा वो बहुत डीपली ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन छूटे, क्योंकि इस बार एसएसटी का पेपर देखा है मैंने, उसका लेवल देखा होगा, 100 में से 50 नंबर लाने भी मुश्किल हो रहे थे। भले ही आपसे क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जीत आई इसकी टीम से गलती नहीं होगी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आप देखिए 10 मई की बात थी, 10 मई 1857 की बात थी। मेरठ के जो सिपाही थे, मेरठ मेरठ के जो सिपाही थे, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेरठ के सैनिकों ने भी कारतूस लेने से इनकार किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन सिपाहियों को बंदी बना रखा था, उनको भी फांसी दी जानी थी। तो 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को रिहा करा लिया। और अपने साथियों को रिहा करा लिया, रिहा करा लिया। अब यहां पर क्वेश्चन बार बार पूछता है, मुझे भी पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स करीब 20 साल हो गए, तो जितने क्वेश्चन पूछे गए पता रहता है, काफी साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो यहां क्वेश्चन पूछता है कि विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई। तो ध्यान रखना, ये जो 10 मई है, यहां से विद्रोह की शुरुआत हो रही है, विद्रोह की शुरुआत। तो आप क्या कहेंगे, कब हो रही है शुरुआत, 10 मई को। कब हो रही है, 10 मई को, और कहां से हो रही है, मेरठ से। ये ध्यान रखना। यहां पर इसका प्रतीक भी लिख देता हूं। इसका जो प्रतीक था, ये था कमल, कमल और रोटी, और रोटी इसका प्रतीक था। भाई साथियों को रिहा करा लिया, लेकिन इतना तो कर लिया। एक्चुअली में इस विद्रोह की असफलता का कारण ये था कि लैक ऑफ प्लानिंग, निश्चित योजना का अभाव था। अब इन्हें यही नहीं पता लग रहा है कि यार अब क्या करें। तो यहां से क्या हुआ, अब यहां से ये दिल्ली की ओर चल दिए, दिल्ली की ओर चल दिए, और 11 मई को दिल्ली नजदीक ही इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। का पर अधिकार हो गया है, अधिकार। और अगले ही दिन 12 मई को अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, ये जो बहादुर शाह जफर है, शाह जफर को अपना मुखिया चुन दिया, को अपना मुखिया चुन दिया। तो इसका फाइनली नेतृत्व जो किया था बहादुर शाह जफर ने किया। लेकिन इस मूवमेंट को चलाना है तो इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई। तो जो विद्रोह हो रहा है इसके लिए एक परिषद बनाई गई, परिषद परिषद बनाई गई। तो बच्चों पहले इस परिषद का नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, और बाद में बरेली से एक नाम आता है बख्त खां, बख्त खां, खां ने इसका नेतृत्व किया। अब यहां पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, वो प्रॉपर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो विद्रोह था ये कहां कहां फैला था और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वही है, तो मैं उसको लेकर चलता हूं। तो ये विद्रोह देखिए कहां कहां फैल रहा है। एक तरफ लिखता हूं मैं समस्त विद्रोह, समस्त विद्रोह, समस्त विद्रोह। तो समस्त विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, बहादुर शाह जफर, जफर। बच्चों यहां पर दिल्ली में है, बैठा है, और दिल्ली में एक ब्रिटिश सेनापति जॉन निकलसन मारा गया था। तो ब्रिटिश सेना बड़े गुस्से में है। तो हडसन ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक हडसन लाइन जगह भी है उन्हीं के नाम पर, तो हडसन ने हुमायूं के मकबरे से इसे गिरफ्तार किया था। इसके कोई रिश्तेदार थे इलाही बख्श, उसने मुखबरी की थी और इसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, और 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। मेजर हैविट,
कि अदालत में इस पर मुकदमा भी चला था। तो जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अब देखिए विद्रोह हो रहा है दिल्ली में, ये कानपुर में भी हो रहा है, कानपुर, ये इलाहाबाद में भी हो रहा है, इलाहाबाद, ये लखनऊ भी हो रहा है, लखनऊ, लखनऊ का मतलब अवध, ये बरेली भी हो रहा है, ये झांसी भी हो रहा है, ये फैजाबाद भी हो रहा है, ये जगदीशपुर भी हो रहा है, बिहार में है, ये मेरठ में भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के और ईस्ट इंडिया के तक ये सीमित है, तो दक्षिण भारत में तो ये फैला ही नहीं, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह तो कहना ही नहीं चाहिए। तो राष्ट्रीय विद्रोह तो था नहीं, देख रहे हैं आप। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व जीनत महल ने किया था, जीनत महल, ध्यान रखना, जीनत महल, इसे महकपरी भी कहते हैं, महकपरी। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया है, नाना साहब, और नाना साहब को हम धोंदूपंत भी कहते हैं, धोंदूपंत। इनके एक सहयोगी हैं और उनका नाम तंतिया टोप्पे हैं, तंतिया टोप्पे, और तंतिया टोप्पे को हम रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। देखिए इलाहाबाद में लियाकत अली थे, यहां नाम आता है लियाकत अली, लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद याद रखेंगे, लियाकत अली। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो वाजिद अली शाह की, जो वाजिद अली शाह यहाँ के नवाब होते थे, उनकी पत्नी है बेगम हजरत महल, ये अपने पुत्र बिजरी सराद कादिर को यहाँ की रियासत दिलाना चाहती है। बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल, हजरत महल है। बरेली में खान बहादुर खान है, खान बहादुर खान है, बहादुर खान। झांसी में लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई बाई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला है, ध्यान रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला। ये जो मौलवी अहमदुल्ला हैं, ध्यान से देखना, इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था, अंग्रेजों, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद। स्टूडेंट्स जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध का नारा दिया था, का नारा दिया था, और अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम भी रखा था, इनाम रखा। जगदीशपुर बिहार में है, बाबू कुंवर सिंह, 80 साल के बुजुर्ग थे, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। और इनकी विशेषता ये है, ये अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए थे। मेरठ में कदम सिंह थे। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये देखना है आपको कि जो विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह का नेतृत्व किस किस ने किया, ये तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन इस विद्रोह को किस किस ने दबाया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहां पूछा जाता है, 2-3 इंपोर्टेंट है, वो देख लीजिए। कानपुर, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, इसको दबाने वाले कौन थे? कैंपवेल, कैंपवेल। इलाहाबाद में दबाने वाले जो थे, इनका नाम नील था, नील, जनरल नील। लखनऊ में भी कैंपवेल हैं, कैंपवेल। बरेली में भी कैंपवेल हैं, कैंपवेल। झांसी में ह्यूरोज हैं, ह्यूरोज। जगदीशपुर में विलियम टेलर, यहां 2 हैं, विलियम टेलर, और एक नाम आता है आयरकूट, एक नाम आयरकूट। तो इस विद्रोह को हम देख रहे हैं, जब ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में प्रारंभ में हम भारतीयों की जीत हुई, लेकिन फाइनली यानी अंतिम रूप से हम अंग्रेजों को भारत से भगाने में असफल रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्रोह असफल हो गया। तो अब मैं यहां पर देखता हूं कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। विद्रोह की असफलता के कारण, कि असफलता के कारण, असफलता के जो कारण, स्टूडेंट्स देखिए, नंबर 1 तो ये है
कि लैक ऑफ प्लानिंग यानी निश्चित योजना का अभाव था, निश्चित योजना का अभाव। अब कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। सपोज करो दिल्ली के अंदर विद्रोह हुआ, पूरी ब्रिटिश फौज दिल्ली आई और विद्रोह को दबा दिया। तब अवध में बेगम हजरत महल कर रही है, पूरी फौज वहां गई और विद्रोह को दबा दिया। अब नाना साहब कर रहे हैं, अरे विद्रोह करना ही था तो विद्रोह का बिगुल एक ही साथ बजाना था। तो देखिए निश्चित योजना का अभाव। यहां पर दूसरा कारण जो हम देख रहे हैं, एक निश्चित योजना का अभाव है। इसके साथ साथ परिवहन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यानी संचार, वेपन्स यानी आधुनिक हथियार, आधुनिक हथियार, हथियारों का अभाव था, का अभाव एक ये भी कारण है। इसके साथ साथ देशी नरेशों की गद्दारी, देशी नरेशों की गद्दारी, गद्दारी एक ये भी कारण था। आपको एक यहां पर बताना चाहूंगा, जब नाना साहब यहां से नेपाल भाग गए थे, दो लोग नेपाल भागे थे, हजरम महल भी भागी थी, तो उनके सहयोगी तांत्या टोपे अकेले पड़े। वो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी मदद के लिए जब पहुंचे तो ग्वालियर के सिंधिया ने मुखबरी की ब्रिटिश सरकार को और इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दिवा दी थी। इसके साथ साथ योग्य नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ लीडरशिप, योग्य नेतृत्व का अभाव था, का अभाव। देखिए हमारा नेतृत्व बहादुर शाह जफर 80 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं और उनके पास कैंपवेल जैसे सेनापति थे। देखिए सभी के लक्ष्य भिन्न भिन्न थे, सभी के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य भिन्न भिन्न थे, भिन्न भिन्न थे। हम कहें कि ये राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में हम बोल देते हैं। सभी के तो लक्ष्य अलग अलग थे। कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी गद्दी के लिए लड़ रहा है। चलो खैर, तो ये विद्रोह असफल हो गया। अब इस विद्रोह के परिणाम क्या निकल रहे हैं, विद्रोह के परिणाम देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विद्रोह के परिणाम, बच्चों विद्रोह के परिणाम ये हुए कि मुगल बादशाहत जाती रही, यानी मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया है। मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया है, समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। क्योंकि 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक पत्र भी पढ़ा गया था, या उनके सम्मान पे पढ़ा गया, तो ये समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ये शासन कर रही थी, ये शासन भी समाप्त हो गया है, समाप्त। और भारत का जो शासन है, भारत का जो शासन है, शासन अब ये ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन को कह सकते हैं, या ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया है, कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया है, ये हुआ। इसके साथ साथ पॉलिटिकल रीजन में दे सकते हैं भाई, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, है ना। इसके साथ साथ एक इंडियन काउंसिल यानी भारतीय परिषद या एक भारतीय सचिव की नियुक्ति भी की गई थी। भारत में एक भारत सचिव की नियुक्ति भी हुई है। ब्रिटिश सरकार ने अब यह भी कह दिया है कि देसी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, रियासतों का विलय नहीं होगा, विलय नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था इसमें। फिर वो कह रहे हैं कि भारतीयों के जो सामाजिक मामले हैं, सामाजिक जो मामले हैं, मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी कह दिया। फिर बच्चों ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। सैनिकों की अब अंग्रेजों ने क्या किया, संख्या कम कर दी, कम, यानी पहले 5:1 था, 5 इंडियंस एंड एक ब्रिटिशर्स होता था, अब 2:1 कर दिया गया, 2 इंडियंस होंगे और एक ब्रिटिशर्स होगा, तो एंड एक्सेट्रा। तो ये था। अब स्टूडेंट्स यहां पर इसमें टॉपिक दूसरा दे रखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण और कार्य।
अब कांग्रेस का गठन क्यों किया जाएगा? कांग्रेस को हम सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं, सुरक्षा कवच। तो यहां पर एक चीज की जरूरत पड़ेगी कल की क्लास में, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, ये भी मुस्लिम हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो इसकी हमें कल जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना, एक अच्छे से नजर मारिए। तो आज की क्लास इनकम्प्लीट होती है। ओके, थैंक यू।